सभी को नमस्कार। छोटे छोटे प्रयासों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आइए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राजस्थान में पटचित्रण, जिसे फट चित्रकारी शैली भी कहते हैं, के लिए सावपुरा भीलवाड़ा का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सुथार परिवार, ऑप्शन बी जोशी परिवार, ऑप्शन सी सोनी परिवार, ऑप्शन डी गौरी परिवार। आपको बताना है कि फट चित्रकारी शैली के लिए सावपुरा भीलवाड़ा का कौन सा परिवार प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सावपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार फट चित्रकारी शैली के लिए प्रसिद्ध है। सोनी परिवार थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला क्या होती है? बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करने को थेवा कला कहते हैं। इसके लिए प्रसिद्ध स्थान प्रतापगढ़ है और प्रतापगढ़ का सोनी परिवार इसके लिए जाना जाता है, थेवा कला के लिए। गौरी परिवार की बात करते हैं। गौरी परिवार, जब अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स का आयोजन होता है, यह भारत में मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा उर्स लगता है, जो कि जिसका आयोजन अजमेर में होता है। यह उर्स रज्जब माह की 1 से लेकर 6 रज्जब तक लगता है और इसका उद्घाटन भीलवाड़ा का गौरी परिवार करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की फड़ पेंटिंग का संबंध चित्रकला की किस शैली से है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी बीकानेर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फड़ पेंटिंग का संबंध चित्रकला की मेवाड़ शैली से है। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़। अगला प्रश्न है, श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी व शांतिलाल जोशी राजस्थान की किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध कलाकार हैं? ऑप्शन ए थेवा कला, ऑप्शन बी पट चित्रण या फड़ चित्रण, ऑप्शन सी मूर्तिकला, ऑप्शन डी मृणशिल्प। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पट चित्रण या फड़ चित्रण के लिए श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, प्रकाश जोशी व शांतिलाल जोशी का संबंध पट चित्रण व फड़ चित्रकला शैली से है। अगला प्रश्न है, चोरी करने से पहले किस जाति के लोग भैंसासुर की फड़ की पूजा व दर्शन करते हैं? ऑप्शन ए है मेणा जनजाति, ऑप्शन बी बावरी या बागरी जनजाति, ऑप्शन सी गरासिया जनजाति, ऑप्शन सी सहरिया जनजाति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बागरी या बावरी जनजाति के लोग चोरी करने से पहले भैंसासुर की फड़ की पूजा व दर्शन करते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन फड़ चित्रकारी शैली के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपन फड़ चित्रकारी शैली क्या होती है। कपड़े या कैनवास पर मिट्टी के रंगों की सहायता से की जाने वाली चित्रकारी को फड़ कहते हैं और फड़ पर लोक देवताओं महापुरुषों के जीवन का चित्रण किया जाता है। फड़ चित्रकारी शैली में जो महत्वपूर्ण रंग है लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है और जो फड़ बांटने वाले समुदाय को भोपा कहते हैं। फड़ चित्रकारी शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान सावपुरा भीलवाड़ा है और फड़ चित्रकारी शैली के लिए प्रसिद्ध परिवार सावपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार है। अब बात करते हैं फड़ को ठंडी करना। फड़ को ठंडी करना क्या होता है कि जब फड़ फटी पुरानी हो जाती है, जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो उसे पुष्कर झील में विसर्जित की जाती है। इसे फड़ को ठंडी करना कहते हैं। और अब बात करेंगे अपन फड़ चित्रकला शैली के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, शांतिलाल जोशी, पार्वती जोशी, प्रकाश जोशी, गोलती देवी, पतासी देवी और रामलाल भोपा फड़ चित्रकारी शैली के प्रमुख कलाकार हैं। श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और इन्होंने देवनारायण जी की फड़ बनाई थी, जो कि जर्मनी के संग्रहालय में रखी गई है। पार्वती जोशी भारत की प्रथम महिला फड़ चित्रकार है। अगले है गोलती देवी, यह विश्व प्रसिद्ध फड़ चित्री है। पतासी देवी और रामलाल भोपा ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई है, जिसका वाचन अमेरिका में हुआ था। अब बात करते हैं कोरोना की फड़ का निर्माण किसने किया था। कोरोना की फड़ का निर्माण कल्याण सिंह जोशी ने किया था और वर्तमान में सबसे नवीनतम फड़ है जयमल की फड़। अब बात करते हैं अपन फड़ चित्रकारी शैली के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। सबसे पहले राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ है। राजस्थान की सबसे पुरानी फड़, सबसे छोटी फड़, सबसे लंबी फड़, सर्वाधिक चित्रांकन वाली फड़, सर्वप्रथम डाक टिकट जारी की जाने वाली फड़, ये सभी फड़ देवनारायण जी की फड़ है। सबसे पुरानी, सबसे छोटी, सबसे लंबी, सर्वाधिक चित्रांकन वाली और सर्वप्रथम डाक टिकट जारी की जाने वाली फड़ देवनारायण जी की फड़ है। इसके बाद वाचन नहीं होने वाली फड़ है, यह महिषासुर या भैंसासुर की फड़ है, जिसका वाचन नहीं किया जाता है। और दिन में वाचन होने वाली फड़ रामलला व कृष्णलला की फड़ है, जिसका वाचन दिन में किया जाता है।
अब बात करते हैं अपन फड़। फड़ को वाचन करने वाले भूपे और वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। सबसे पहले पाबूजी की फड़। पाबूजी की फड़ का वाचन रेबारी जाति के लोग करते हैं और वाचन करते समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है रामदेव जी की फड़। रामदेव जी की फड़ का वाचन नायक या कामड़ जाति के लोग करते हैं। इस दौरान रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रामदेव जी की फड़ सर्वप्रथम चित्रांकन चोथमल चित्रे ने किया था। रामदेव जी की फड़ का सर्वप्रथम चित्रांकन किसके द्वारा किया था, तो इसका सही आंसर होता है अपना चोथमल चित्रे ने किया था। इसके बाद देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ का वाचन गुर्जर जाति के लोग करते हैं और इस दौरान वह जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके बाद गोगा जी की फड़। गोगा जी की फड़ का वाचन गोगा जी के भक्त करते हैं और वह डेरू वाद्य यंत्र के साथ इसका वाचन किया जाता है। इसके बाद है महिषासुर या भैंसासुर की फड़। एकमात्र फड़ जिसका वाचन नहीं किया जाता यह महिषासुर और भैंसासुर की फड़ है, जिसका वाचन नहीं किया जाता है और चोरी करने से पहले बावरी या बागरी जनजाति के लोग इस फड़ की पूजा व दर्शन करते हैं। इसके बाद है रामदला व कृष्णदला की फड़। यह मुख्यतः भाड़ जाति के बहुपों द्वारा हाड़ौती क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इसमें किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता और इस फड़ का वाचन दिन में किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है राजस्थान की प्रथम ऐतिहासिक फड़ हाड़ी रानी पर बनाई गई थी। अब बात करते हैं अपन अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जेत नारायण शास्त्री, ऑप्शन बी देवेंद्र सत्यार्थी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सत्येंद्र त्रिपाठी। तो यह कथन देवेंद्र सत्यार्थी का है, जिन्होंने कहा था कि लोकगीत किसी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। अगला प्रश्न है गोहरवाणी, डागुरवाणी, खंडारवाणी, नोहरवाणी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए हस्तकला केंद्र से, ऑप्शन बी ध्रुपद गायकी से, ऑप्शन सी नील उद्योग से, ऑप्शन डी चित्रकला स्कूल से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ध्रुपद गायकी से इन सभी का संबंध है। गोहरवाणी, डागुरवाणी, खंडारवाणी, नोहरवाणी का संबंध ध्रुपद गायकी से और ये ध्रुपद गायकी के ही प्रकार हैं। अगला प्रश्न है ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन ए मिर्जा राजा जयसिंह, ऑप्शन बी राजा मानसिंह तोमर, ऑप्शन सी राजा भगवंत दास, ऑप्शन डी है सवाई जयसिंह। आपको बताना है कि ध्रुपद गायकी का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में ध्रुपद गायकी का आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए ढोला, ऑप्शन बी आल्हा, ऑप्शन सी ध्रुपद, ऑप्शन डी है बारहमासा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्रुपद, जो कि लोक गायकी में सम्मिलित नहीं है। अब बात करते हैं अपन ध्रुपद गायन शैली के बारे में। ध्रुपद गायन शैली के जनक ग्वालियर के शासक मानसिंह तोमर है और मानसिंह तोमर के ही दरबार में महान संगीतज्ञ बेजू बावरा था जो रहता था और मानसिंह तोमर ने बेजू बावरा के सहयोग से ध्रुपद गायन शैली का प्रारंभ किया। ध्रुपद गायन शैली 4 प्रकार की होती है, वो देखते हैं अपन। गोहरवाणी, डागुरवाणी, नोहरवाणी और खंडारवाणी, ये सभी चारों प्रकार ध्रुपद गायन शैली के प्रकार हैं। गोहरवाणी का उत्पत्ति स्थल ग्वालियर है और उसके जनक तानसेन है। डागुरवाणी का उत्पत्ति स्थल जयपुर है और इसके जनक ब्रजनंद डागर है। नोहरवाणी का उत्पत्ति स्थल जयपुर है जिसके जनक श्रीचंद नोहर हैं। और खंडारवाणी का उत्पत्ति स्थल खंडार जो कि उणिवारा टोंक है और इसके जनक समोखन सिंह हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका कौन है, वह है मधुभट्ट तेलंग है। मधुभट्ट तेलंग राजस्थान की एकमात्र ध्रुपद गायिका है। आज का अगला प्रश्न है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया। ऑप्शन ए 1981 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी है 1982 में, ऑप्शन डी है 1980 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1985 में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया था। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा दुर्ग 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं हुआ था। ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी गागरोन दुर्ग, ऑप्शन डी लोहागढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग 21 जून 2013 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं हुआ था। अब बात करेंगे अपन यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल राजस्थान के स्थल कौन कौन से हैं। मूर्ति सूची में है सन 1985 में केवलादेव घनापेक्षी विहार जो कि भरतपुर में है को यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर में शामिल किया गया था। उसके बाद 2010 में जयपुर जंतर मंतर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया
उसके बाद 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। वह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और आमेर दुर्ग। इसको याद करने की ट्रिक है चीकू, गाजर और आम। इसके माध्यम से यही याद रखा जा सकता है। इसके बाद 2019 में जयपुर प्रकटे को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अमूर्त सूची में किसे शामिल किया गया है, तो वह 17 नवंबर 2010 को कालबेलिया नृत्य, राजस्थान का जो कि एकमात्र नृत्य है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो दोस्तों, यह आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो गत वर्षों के एग्जाम में पूछे गए थे। आपको यह हमारा प्रयास कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा ताकि हमारे द्वारा भावी सुधार किया जा सके। प्रयासों की इसी श्रृंखला में मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।